बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के सुदूर उत्तर में नीलगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा महाराज विक्रम सिंह अपने न्याय और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका महल पहाड़ियों की गोद में बना था और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना था। महल के बीचों बीच एक विशाल शाही उद्यान था, जिसे राजा ने बहुत चाव से बनवाया था। इस उद्यान में दुनिया भर के नायाब पेड़ पौधे थे, लेकिन उद्यान की शान था सफेद संगमरमर के चबूतरे के बीच में लगा एक नीलम का पेड़। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी पत्तियां पन्ने एमरल्ड की थीं और इसमें फल की जगह बेशकीमती चमकते हुए नीलम सैफायर्स लगते थे। ये नीलम इतने कीमती थे कि एक नीलम से पूरा राज्य साल भर खाना खा सकता था। राजा विक्रम सिंह को अपनी इस धरोहर पर बहुत गर्व था। वो हर रोज शाम को नीलमों की गिनती करते थे। एक भी नीलम कम होने का मतलब था राज्य के खजाने पर संकट। एक सुबह जब शाही माली ने नीलमों की गिनती की तो उसके होश उड़ गए। पेड़ से एक नीलम गायब था। वो कांपता हुआ दरबार में पहुंचा और राजा को खबर दी। राजा विक्रम सिंह क्रोधित और चिंतित हो उठे। पहरा कड़ा कर दिया गया, लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ, एक और नीलम गायब था। राजा ने ऐलान किया, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे मुहमांगा इनाम मिलेगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार रणवीर, मंझला यशवंत और सबसे छोटा आर्यन। रणवीर घमंडी था और अपनी ताकत पर इतराता था। यशवंत विलासी था और उसे आराम पसंद था, लेकिन आर्यन शांत, समझदार और विनम्र स्वभाव का था। रणवीर ने छाती ठोककर कहा, पिताजी, मैं आज रात पहरा दूंगा और चोर को जीवित पकड़ लाऊंगा। रात हुई। रणवीर अपनी तलवार लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। आधी रात तक वो जागता रहा, लेकिन ठंडी हवा और उद्यान की शांति ने उसे लोरी सुना दी। उसकी आंख लग गई। सुबह उठा तो देखा एक और नीलम गायब था। राजा बहुत निराश हुए। अगली रात यशवंत की बारी थी। वह अपने साथ मदरा और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन ले गया ताकि समय काट सके। खाते पीते उसे नशा हो गया और वो गहरी नींद में सो गया। सुबह परिणाम वही था, नीलम चोरी हो चुका था। पूरा दरबार हताश था। तब आर्यन आगे आया। उसने कहा, पिताजी, मुझे एक मौका दें। राजा और बड़े भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। रणवीर बोला, हम जैसे योद्धा जो नहीं कर पाए वो तू करेगा। जाकर किताबें पढ़। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। अंततः राजा ने अनुमति दे दी। आर्यन रात को पेड़ के नीचे गया। उसे नींद न आए, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने कुछ कंटीली झाड़ियां अपने आसपास रख लीं ताकि जैसे ही उसका सिर झुके कांटे उसे चुभें और वो जाग जाए। रात गहराती गई। सन्नाटा छाया हुआ था। ठीक जब 12 बजे का घंटा बजा, आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। आर्यन ने देखा कि एक अद्भुत सुनहरी लोमड़ी, गोल्डन फॉक्स, जिसके पंख थे, एक जादुई जीव, आसमान से उड़ती हुई आई और पेड़ पर बैठ गई। उसकी चमक से पूरा बगीचा दिन की तरह रोशन हो गया। जैसे ही लोमड़ी ने नीलम तोड़ने के लिए मुंह खोला, आर्यन ने अपना धनुष ताना। लेकिन वो जीव इतना सुंदर था कि आर्यन उसे मारना नहीं चाहता था। उसने जानबूझकर निशाना उसके पंख पर लगाया। तीर लोमड़ी की पूंछ को छूकर निकल गया और उसका एक सुनहरा बाल टूटकर गिर पड़ा, लेकिन लोमड़ी नीलम लिए बिना ही उड़ गई। सुबह आर्यन ने राजा को वो सुनहरा बाल दिखाया। बाल इतना चमक रहा था कि दरबार की मशालें भी फीकी पड़ गईं। जौहरियों ने बताया कि यह एक बाल ही पूरे राज्य से ज्यादा कीमती है। राजा ने कहा, अगर एक बाल इतना कीमती है तो वो जीव कितना अनमोल होगा। मुझे वो सुनहरी लोमड़ी चाहिए। सबसे पहले रणवीर उस जादुई लोमड़ी की खोज में निकला। चलते चलते वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा कमजोर भेड़िया बैठा मिला। भेड़िए ने कांपती आवाज में कहा, हे राजकुमार, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? रणवीर ने हंसते हुए उसे लात मारी, हट रास्ते से गंदे जानवर, मेरा भोजन मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं, और आगे बढ़ गया। भेड़िए ने उसे शाप दिया, लेकिन रणवीर ने परवाह नहीं की। शाम को वो एक नगर में पहुंचा जहां 2 सराय इन थीं। एक सराय बहुत आलीशान थी, जहां जुआ, शराब और नाच गाना चल रहा था। दूसरी सराय टूटी फूटी और शांत थी। रणवीर ने सोचा, मैं राजकुमार हूं, मैं उस टूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? वो आलीशान सराय में गया और वहां की रंगरलियों में ऐसा खोया कि अपना मिशन भूल गया। कुछ समय बाद मंझला राजकुमार यशवंत निकला। उसे भी वही भेड़िया मिला। यशवंत ने भी उसका अपमान किया और उसी आलीशान सराय में जाकर अपने भाई की तरह भोग विलास में डूब गया। अंत में आर्यन निकला। जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो उसे भी वही बूढ़ा भेड़िया मिला। भेड़िया बोला,
युवक, मुझे बहुत भूख लगी है। आर्यन ने तुरंत अपने घोड़े से उतरकर अपनी रोटी निकाली और आधी रोटी भेड़िए को दे दी। लो, इसे खाओ, मेरे पास बस यही है। भेड़िया उस रोटी को खाते ही एक दिव्य रूप में बदल गया। वो असल में वन का संरक्षक था। भेड़िए ने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे भाइयों से मिला था, लेकिन उनका हृदय कठोर था। तुम दयालु हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जिस उड़ती हुई सुनहरी लोमड़ी की खोज में हो, उसे पाना आसान नहीं है। भेड़िए ने आगे बताया, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आर्यन हैरान रह गया जब भेड़िए की गति हवा से भी तेज हो गई। कुछ ही देर में वे एक भव्य किले के सामने थे। भेड़िए ने कहा, सुनो आर्यन, ये ताम्रगढ़ का किला है। अभी सारे पहरेदार सो रहे हैं। तुम सीधे अंदर जाना, वहां तुम्हें एक लकड़ी के पिंजरे में वो सुनहरी लोमड़ी मिलेगी। पास ही एक हीरे जड़ित सोने का पिंजरा भी रखा होगा। सावधान रहना, लोमड़ी को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में मत डालना, वरना पछताओगे। आर्यन ने सिर हिलाया। वह किले में घुसा। सब सो रहे थे। उसने लोमड़ी को देखा। वो लकड़ी के पिंजरे में बंद थी, फिर भी उसकी चमक कम नहीं हुई थी। पास ही सोने का पिंजरा रखा था। आर्यन के मन में लालच नहीं, बल्कि दया और सौंदर्य बोध जाग उठा। उसने सोचा, इतने सुंदर जीव को इस भद्दे लकड़ी के पिंजरे में रखना उसका अपमान है। भेड़िए की चेतावनी भूलकर उसने जैसे ही लोमड़ी को सोने के पिंजरे में डाला, लोमड़ी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा किला जाग गया। सिपाहियों ने आर्यन को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, चोरी की सजा मौत है, लेकिन अगर तुम मुझे पवन वेग घोड़ा विंड स्पीड हॉर्स लाकर दो, जो स्वर्णपुर के राजा के पास है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और ये लोमड़ी भी दे दूंगा। आर्यन निराश होकर बाहर आया। भेड़िया उसका इंतजार कर रहा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, भेड़िया बोला। आर्यन ने माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे एक और मौका दें। भेड़िया पिघल गया। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर। वे स्वर्णपुर पहुंचे। भेड़िए ने निर्देश दिया, आधी रात को अस्तबल में घुसना, वहां तुम्हें पवन वेग घोड़ा मिलेगा। उसके पास एक पुरानी चमड़े की लगाम होगी और एक सोने की नक्काशीदार लगाम। याद रखना, घोड़े पर पुरानी चमड़े की लगाम ही डालना, सोने की लगाम को हाथ भी मत लगाना। आर्यन अंदर गया। घोड़ा इतना शानदार था कि उसकी त्वचा से बिजली सी कौंध रही थी। आर्यन ने पुरानी लगाम उठाई, लेकिन फिर रुका। इतने शाही घोड़े पर यह फटी हुई लगाम, ये इसे शोभा नहीं देती। जैसे ही उसने सोने की लगाम घोड़े को पहनाई, घोड़ा जोर से हिनहिनाया। अस्तबल के रक्षक जाग गए। आर्यन फिर पकड़ा गया। स्वर्णपुर के राजा ने कहा, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अगर तुम रूपनगर की राजकुमारी चित्रलेखा को मेरे पास ले आओ, तो मैं तुम्हें ये घोड़ा दे दूंगा। आर्यन फिर रोता हुआ बाहर आया। भेड़िया बहुत नाराज था। तुम बार बार बाहरी सुंदरता के चक्कर में फंस जाते हो आर्यन, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। आर्यन ने कसम खाई कि अब वो बिना पूछे कुछ नहीं करेगा। भेड़िया उसे रूपनगर ले गया। सुनो, भेड़िए ने कहा, राजकुमारी शाम को बगीचे में अकेली आएगी। तुम उसे चुपचाप अपने साथ ले आना। वह तुमसे अपने माता पिता को आखिरी विदाई देने की विनती करेगी। कठोर बनना, उसे विदाई लेने मत देना, वरना तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। शाम को आर्यन बगीचे में छिपा रहा। राजकुमारी चित्रलेखा आई। वह साक्षात देवी जैसी सुंदर थी। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे सब सच बता दिया। राजकुमारी जाने को तैयार हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन कृपया मुझे एक बार अपनी माँ के चरण स्पर्श कर लेने दो। आर्यन का दिल पिघल गया। उसने सोचा, एक बेटी को माँ से मिलने से रोकना पाप है। उसने हाँ कह दिया। जैसे ही राजकुमारी महल के अंदर गई, उसने शोर मचा दिया। आर्यन फिर पकड़ा गया। रूपनगर के राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन एक शर्त पर जान बख्श सकता हूं। मेरे महल की खिड़की के सामने एक विशाल पहाड़ है जो सूर्य की रोशनी रोकता है। अगर तुम 8 दिनों के भीतर इस पहाड़ को हटा दो, तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। आर्यन हताश होकर जंगल में बैठा था। कुदाल से पहाड़ खोदना चींटी द्वारा समुद्र खाली करने जैसा था। 7 दिन बीत गए, वो थोड़ा सा भी पहाड़ नहीं खोद पाया। 8वें दिन भेड़िया आया। तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चा पछतावा है और तुम एक नेक दिल इंसान हो। सो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। आर्यन सो गया। जब सुबह उठा तो देखा पहाड़ गायब था और महल पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही थी। राजा खुश हुआ और वादे के मुताबिक राजकुमारी चित्रलेखा को आर्यन के साथ भेज दिया। अब आर्यन के पास राजकुमारी थी। वे भेड़िए के पास आए। भेड़िया बोला,
अब हमें घोड़ा और लोमड़ी भी प्राप्त करनी है, लेकिन इस बार तुम्हें चतुराई से काम लेना होगा। घोड़ा कैसे मिला? वे स्वर्णपुर पहुंचे। राजा ने राजकुमारी को देखा और घोड़ा देने को तैयार हो गया। भेड़िए ने योजना बताई, राजकुमारी को घोड़े पर बैठाने का नाटक करना और विदा लेते समय अचानक घोड़े की लगाम खींचकर भाग जाना। आर्यन ने ऐसा ही किया। अब उसके पास राजकुमारी और पवन वेग घोड़ा दोनों थे। लोमड़ी कैसे मिली? वे ताम्रगढ़ पहुंचे। राजा घोड़े को देखकर खुश हुआ और लोमड़ी देने को तैयार हुआ। आर्यन ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये लोमड़ी सच में मेरे घोड़े के साथ चल पाएगी। पिंजरा मुझे दीजिए। जैसे ही पिंजरा हाथ में आया, आर्यन ने घोड़े को एड़ लगाई और वहां से भी भाग निकला। अब आर्यन के पास तीनों चीजें थीं, राजकुमारी, घोड़ा और सुनहरी लोमड़ी। जंगल के किनारे भेड़िए ने रुककर कहा, आर्यन, मेरा काम यहां खत्म हुआ, लेकिन जाने से पहले 2 चेतावनी देता हूं। 1, किसी कुएं की मुंडेर किनारे पर मत बैठना। 2, किसी ऐसे व्यक्ति की जान मत बचाना जिसे समाज ने त्यागा हो या जिसे फांसी हो रही हो। आर्यन ने वचन दिया और आगे बढ़ा। रास्ते में वही शहर आया जहां उसके भाई रुके थे। वहां शोर मच रहा था। लोग 2 अपराधियों को फांसी देने ले जा रहे थे। आर्यन ने पास जाकर देखा, वे उसके अपने भाई रणवीर और यशवंत थे। उन्होंने सारा धन जुए में उड़ा दिया था और चोरी करते पकड़े गए थे। आर्यन का भाई प्रेम जाग उठा। वो भेड़िए की चेतावनी भूल गया। उसने अपना बहुत सारा सोना देकर अपने भाइयों को छुड़ा लिया। भाई ऊपर से तो खुश हुए, लेकिन अंदर ही अंदर आर्यन की सफलता और सुंदर राजकुमारी को देखकर जल भुन गए। वे सब घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल में पुराना कुआं था। मौसम गर्म था। रणवीर बोला, आर्यन, आओ इस कुएं की मुंडेर पर बैठकर थोड़ा आराम करें। आर्यन को फिर चेतावनी याद नहीं रही। वह मुंडेर पर बैठा। मौका पाते ही रणवीर और यशवंत ने उसे धक्का दे दिया। आर्यन सीधे गहरे अंधेरे कुएं में जा गिरा। भाइयों ने राजकुमारी, घोड़ा और लोमड़ी को कब्जे में ले लिया। उन्होंने राजकुमारी को धमकाया कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे मार डालेंगे। वे महल पहुंचे और पिता से कहा, हम ये सब जीत कर लाए हैं। राजा खुश हुआ, लेकिन जानवर उदास थे। घोड़ा खाना नहीं खाता था, लोमड़ी चुप थी और राजकुमारी रोती रहती थी। कुआं सूखा था, इसलिए आर्यन मरा नहीं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो रोने लगा। तभी ऊपर से एक परछाई दिखी। वो वही वफादार भेड़िया था। मैंने तुम्हें मना किया था आर्यन, भेड़िए की आवाज गूंजी। मुझे माफ कर दो मित्र। भाई के मोह में मैं अंधा हो गया था। भेड़िए ने अपनी लंबी पूंछ नीचे लटका दी और आर्यन को बाहर खींच लिया। अब जाओ और अपना हक मांगो, लेकिन सावधान रहना, सीधे महल मत जाना। आर्यन ने एक फकीर का भेष बनाया और महल पहुंचा। उसने रसोइये के पास काम मांगा। उस दिन राजा के सामने अजीब घटना हुई। जैसे ही फकीर आर्यन महल के आंगन में आया, पवन वेग घोड़ा जो महीनों से बैठा था उठ खड़ा हुआ और हिनहिनाने लगा। सुनहरी लोमड़ी ने सुरीला गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी चित्रलेखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा ने पूछा, ये क्या चमत्कार है? राजकुमारी ने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज, ये सब इस फकीर के कारण है। यही मेरा असली रक्षक है। आर्यन ने अपना भेष उतारा। उसने भाइयों के विश्वासघात की पूरी कहानी सुनाई। राजा विक्रम सिंह क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने रणवीर और यशवंत को देश निकाला दे दिया, क्योंकि आर्यन ने उनकी जान बख्शने की विनती की थी। उपसंहार। राजा ने आर्यन की बहादुरी और दयालुता, भले ही उससे गलतियां हुईं, पर उसका दिल साफ था, को सराहा। आर्यन का विवाह राजकुमारी चित्रलेखा से धूमधाम से हुआ। राजा ने अपना राजपाट आर्यन को सौंप दिया। कहा जाता है कि आर्यन ने एक न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन किया। वह अक्सर जंगल के किनारे जाता था, शायद अपने उस पुराने मित्र बूढ़े भेड़िए से मिलने, जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था कि सच्ची जीत केवल बल से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और शुद्ध हृदय से मिलती है। कहानी का अंत। क्या अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले, और शेयर करना न भूलें।